25 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर हो तब प्रभाजी आसवन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये बस याद रखेंगे कब हम आसवन का उपयोग कब करते हैं और प्रभाजी आसवन का उपयोग हम कब करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, है ना। तो इस तरह से प्रभाजी आसवन के द्वारा हमें जितने भी हमारे अलग अलग प्रकार के जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, वो सारे पेट्रोलियम पदार्थ हमें अलग अलग प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर अगला टॉपिक है हमारा शेल गैस। तो शेल गैस की जहां तक बात है, शेल गैस के बारे में आप समझिए कि शेल गैस हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। शेल गैस हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो शेल गैस सबसे पहले तो एक गैर पारंपरिक स्रोत हो गया। तो गैर नवीकरणीय और गैर पारंपरिक दोनों एक साथ। अब शेल गैस के बारे में अगर आप थोड़े से इसके इतिहास पे जाएंगे तो आप पाएंगे कि कैसे शेल गैस का पता लगने के बाद अमेरिका के अर्थव्यवस्था में या रूस के या चीन के इन राष्ट्रों के अर्थव्यवस्था पर इसका कितना अच्छा प्रभाव पड़ा है, इस बात को आप समझिए। अगर अमेरिका को उदाहरण मैं आपको दूं, तो अमेरिका पहले ऊर्जा का ऊर्जा का आप कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के आयात किया करता था। मतलब कि जितना ये निर्यात करते थे उससे ज्यादा ये आयात करते थे। तो अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जब से इन्हें शेल मिला, जब से शेल गैस का पता लगा, तो उसके बाद से ये जो हम कहते हैं कि नित्य ये आयात किया करते थे, अब ये पूर्ण रूप से निर्यात करने लग गए। मतलब इतनी अधिक मात्रा में इन्हें शेल गैस प्राप्त हुई कि उसके बाद फिर ये जो पहले कुल मिलाकर के आयात किया करते थे, अब निर्यात पर चले गए कि अब एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया इन्होंने ऊर्जा। तो और ऊर्जा तो मतलब आप जानते ही हैं कि आज के दिन में ऊर्जा ही अर्थव्यवस्था है। जिसके पास ऊर्जा के जितने स्रोत, जैसे स्रोत, उतनी अच्छी उनकी अर्थव्यवस्था। तो ये बात तो आज बिल्कुल आपको हर तरफ नजर आएगी। तो अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं शेल की, तो पहले अमेरिका में शेल मिला। अमेरिका में शेल मिलने के बाद रूस में भी शेल मिल गया। तो भगवान ने दोनों को संतुलित कर दिया। और नहीं तो सिर्फ अमेरिका को मिला होता, रूस को नहीं मिला होता, तो एक अलग लड़ाई शुरू हो गई होती। लेकिन भगवान ने दोनों के साथ इंसाफ कर दिया कि शेल मिला अमेरिका के पास, शेल फिर मिला रूस के पास, और फिर शेल मिल गया चीन के पास। तो फिर ये सारे जो बड़े बड़ी शक्तियां हैं, ये शांत बैठ गई। उसके तो लेकिन शेल गैस का मिलना एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि शेल गैस के मिलने से ऊर्जा का एक नया स्रोत मिल गया। तो शेल होता क्या है? शेल इस प्रकार से आप देखिए कि शेल चट्टानें होती हैं। शेल चट्टानों की एक परत है, ठीक है। शेल चट्टानों की एक परत है और वहां से हमें शेल गैस प्राप्त होता है। और शेल गैस में हम देखते हैं कि यहाँ पर भी हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। विशेषकर यहाँ पर भी हमें मीथेन यहाँ पर भी हमें प्राप्त होता है। तो इसीलिए इसको शेल कहा जा रहा है, क्योंकि शेल चट्टानों से हमें ये प्राप्त हो रहा है। तो अब अगर हम शेल के बारे में बात करें, तो शेल गैस भारत में भी शेल गैस को खोजने की हमारी पहल रही है। हमने कोशिश की है। तो एक बार खैर यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ शेल है क्या। तो हाइड्रोकार्बन का गैर पारंपरिक स्रोत है, जो कि कम पारगम्य चट्टानों के मध्य में फंसी होती है। तो शेल चट्टानों शेल चट्टानों से प्राप्त गैस, जिसमें 70 से 90% तक तो केवल मीथेन होता है।
इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग शेल गैस कहते हैं। तो अब ये शेल गैस अमेरिका में मिला, रूस में मिला, चीन में मिला, भारत में भी इसके स्रोत पाए गए हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देखिए कि जो बैंगनी रंग में आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये सारे वैसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम लोगों ने शेल गैस के स्रोत का पता लगाया है। और इसके साथ-साथ ये जो नारंगी रंग में बाकी सारे जो क्षेत्र आपको दिख रहे हैं, ये सारे वैसे क्षेत्र हैं जो कि संभावित क्षेत्र हैं, ठीक है? ये सारे वैसे क्षेत्र हैं जो कि संभावित क्षेत्र हैं, जहाँ पर शेल गैस पाए जाने की संभावना काफ़ी अधिक बताई गई है। और ये जो यहाँ पर आपको मानचित्र देखने को मिल रहा है, ये ओएनजीसी द्वारा दिया गया मानचित्र है। ओएनजीसी द्वारा दिया गया मानचित्र है। तो ओएनजीसी वर्ष 2011 से लेकर के वर्ष 2021 के बीच तक हमने देखा कि कि ओएनजीसी ने इसके ऊपर काफ़ी सर्वेक्षण किया कि और भारत में शेल गैस का पता लगाने के लिए, तो उन्होंने फिर इस मानचित्र को दर्शाया था। लेकिन उन्होंने साथ-साथ ये बात भी कही कि भारत के पास शेल गैस तो है, हमारे पास शेल गैस है तो, लेकिन शेल गैस के जो स्रोत हैं, वैसे स्रोत नहीं है जैसे स्रोत अमेरिका में या रूस में या चीन में पाए गए हैं। तो जिस प्रकार के स्रोत इन देशों में पाए गए हैं, भारत के पास स्रोत है, यहाँ से ऊर्जा हमें मिल सकती है, लेकिन उतनी बड़ी मात्रा में नहीं मिल सकती, वैसी मात्रा में नहीं जैसे इन राष्ट्रों में मिला। तो इसीलिए इसके ऊपर का जो सर्वेक्षण है, इसके ऊपर जो कार्य है, फिर ओएनजीसी ने कहा कि अब और आगे इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा कार्य नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत अच्छे स्रोत हमें नहीं मिले हैं जिनका उपयोग हम बहुत बड़े पैमाने पर कर पाएँ। लेकिन ये सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर हमें शेल गैस के स्रोत का पता लगा। अब शेल गैस से संबंधित कुछ मुद्दे भी हैं जो आज के दिन हमें देखने को मिलते हैं। जैसे यदि हम बात करें शेल गैस की, तो शेल गैस के निष्कर्षण में ताज़े जल की खपत बहुत ज़्यादा होती है। जल की खपत बहुत अधिक होती है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, तो शेल गैस को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें एक कुआँ खोदना पड़ता है। एक कुआँ खोदना पड़ता है, जो कुआँ इस परत तक जाए, और इस परत तक जाने के बाद क्षैतिज रूप से हम देखते हैं कि वहाँ पे और ड्रिलिंग की जाती है। मतलब हॉरिज़ॉन्टल ड्रिलिंग की जाती है। और यहाँ पर बहुत उच्च दाब पर यहाँ पर ताज़ा जल भेजा जाता है, और तो इसीलिए जल की खपत बहुत बढ़ जाती है इसके कारण, क्योंकि इस जल के कारण, जल के माध्यम से ही यहाँ पर दाब बढ़ाया जाता है, और इस दबाव से हम देखते हैं कि यहाँ पर परत में दरारें पैदा होती हैं, और इन्हीं दरारों से फिर गैस यहाँ से उत्सर्जित होता है। तो यहाँ पर इसीलिए ताज़े जल की खपत बढ़ती है। उसके साथ-साथ हम देखते हैं कि भूकंपीयता भी यहाँ पर बढ़ जाती है, क्योंकि आप एक पूरी परत है चट्टानों की जिनमें आप दरारें पैदा कर रहे हैं। तो इससे कई बार हम देखते हैं कि विवर्तनिकी रेखाओं में भी जो भी टेक्टोनिक लाइन जो होते हैं, उन पर भी प्रभाव पड़ सकता है। फिर संभावित भूजल और सतही जल संदूषण, क्योंकि अंततः यहाँ पर हम ताज़े जल की बात कर रहे हैं। तो ये जो ताज़े जल के स्रोत हैं, ये अगर मान लीजिए कि ऐसा अगर होता है कि जो भूजल है उसके साथ जाके मिश्रित हो जाए, या फिर सतही जल के साथ जाके मिश्रित हो जाए, क्योंकि केवल ताज़ा जल नहीं होता, इसमें कुछ रसायन भी मिश्रित होते हैं, जो कि हानिकारक है, मतलब स्वास्थ्य के लिए वो ठीक नहीं है। तो इसके इसी कारण हम देखते हैं कि भूजल और सतही जल दोनों का संदूषण हो सकता है। फिर वायु की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ेगा ही, क्योंकि अंततः तो हम मीथेन की बात कर रहे हैं, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है। तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो समस्या तो जो है सो रहेगी। और साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं, अब क्योंकि ये एक गैर पारंपरिक स्रोत है, तो कई बार ऐसा भी संभव होता है कि नए-नए स्रोत हमें प्राप्त हो जाएँ। कहीं पर से अचानक से नए स्रोत का पता लग जाए। अब किसी भी देश को, किसी भी सरकार को, किसी भी देश की सरकार को अगर ऊर्जा का कोई नया स्रोत मिला, तो उसको छोड़ने तो नहीं वाले हैं वो। वहाँ पर फिर सारी औद्योगिक प्रक्रियाएँ शुरू तो हो ही जाएँगी। तो वैसे में क्या होगा कि वैसे में जो भी स्थानीय लोग हैं, उनके लिए समस्या बनती है, क्योंकि ट्रक वगैरह का आवागमन शुरू होगा, परिवहन ज़्यादा होगा, धूल उठेंगे,
तो शोर ज़्यादा होगा। तो ये सारी समस्याएँ तो होंगी ही, तो उसके कारण हम देखते हैं कि स्थानीय प्रभाव भी इसके कारण पड़ता है। तो ये सारी समस्याएँ हैं जो कि शेल के साथ जुड़ी हुई हैं। अब इसके बाद एक और जो हमें स्रोत के बारे में पढ़ना है वो है कोल बेड मीथेन। तो कोल बेड मीथेन वैसा मीथेन है जो कि कोयले के खदानों के पास से हमें प्राप्त होता है। तो जहाँ-जहाँ पर भी कोयले के स्रोत होंगे, जहाँ-जहाँ पर भी कोयले के खदान होंगे, वहाँ पर से अगर हम मीथेन प्राप्त कर पाते हैं, तो उसको हम लोग कोल बेड मीथेन कहते हैं। तो यहाँ पर पहले देखिए कि शेल गैस की जब हमने बात की थी, वो काफ़ी गहराई पर है। लेकिन कोल बेड मीथेन बिल्कुल सतह के पास है। जहाँ पर भी जो मैंने आपको बताया कि जहाँ पर भी खदानें होंगी, जहाँ पर भी कोयले के स्रोत होंगे, वहाँ पर आप वहाँ से मीथेन यदि हम प्राप्त करते हैं, तो उसको हम लोग कोल बेड मीथेन कह सकते हैं। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं कोल बेड मीथेन की, तो भारत के कई सारे हिस्से हैं जहाँ पर कोल बेड मीथेन का पता लगाया गया है। विशेषकर ये वाला जो हिस्सा है, वही हिस्से पर हम वापस आ गए। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में कोल बेड मीथेन यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये जो पीले रंग से जो क्षेत्र आपको यहाँ पर अंकित नज़र आ रहा है, ये पीले रंग से जो अंकित क्षेत्र हैं, ये सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर कोल बेड मीथेन की संभावना को जताया गया है। तो भारत सरकार ने अभी हमने देखा है कि पिछले 1 डेढ़ साल से इसके ऊपर और भी पहल शुरू हुआ है और इस पर निरंतर कुछ ना कुछ समाचार आपको देखने को अब मिलेंगे। तो जैसे अभी अगस्त महीने की ही बात है कि झरिया में कोल बेड मीथेन के पहले महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई है और यहाँ पर से कोल बेड मीथेन जो प्राप्त होगा उसको अलग-अलग प्रकार से ईंधन के रूप में हम उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा है कि ये जो है इसको 1880 करोड़ रुपए की ये प्रोजेक्ट है जो कि कोल इंडिया और बीसीसीएल मिल करके, मतलब कोल इंडिया से ही जो बीसीसीएल है सहयोगी कंपनी जो है, बीसीसीएल इसे चलाएगी और यहाँ पर हम देखते हैं कि आगे जा करके इसमें जो उत्पाद है वो आगे जा करके शुरू किया जाएगा। तो और पिछले साल भी आप देखेंगे, पिछले साल भी सरकार ने इस बारे में बात की थी कि भारत को और ज़्यादा कोल बेड मीथेन के ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। तो हमें आवश्यकता है कि हम जल्दी से जल्दी इसको भी बेहतर तरीके से उपयोग इसका करें। तो ईंधन के रूप में इसका भी उपयोग कर सकते हैं क्योंकि मीथेन है, तो जहाँ भी मीथेन है उसको आप ईंधन के रूप में कर सकते हैं। घरेलू ईंधन के रूप में भी कर सकते हैं, वाहनों में भी अगर चाहें तो कर सकते हैं। विभिन्न विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो जहाँ भी चाहें, क्योंकि मीथेन है, तो मीथेन का उपयोग जहाँ चाहें हम वहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आपका सीएनजी भी है, तो सीएनजी भी क्या है? सीएनजी भी एक प्रकार से मीथेन ही है। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। तो ये वहाँ पर भी सबसे महत्वपूर्ण घटक सीएनजी का क्या है? मीथेन है। तो उसी मीथेन के रूप में यहाँ से कोल बेड मीथेन का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए हर जगह पर हर तरीके से इसका उपयोग किया जा सकता है, विशेषकर ईंधन के रूप में। इसके बाद है मीथेन हाइड्रेट। तो मीथेन हाइड्रेट क्या है, इस बात को भी समझिए। तो मीथेन हाइड्रेट का मतलब समझते हैं सबसे पहले। देखिए, जब हम कहते हैं हाइड्रेट, तो हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? हाइड्रेट का मतलब होता है जहां पर भी जल के अणु हो। अगर किसी यौगिक में अगर किसी यौगिक में जल के अणु हो, तो वैसे में हम इसको क्या कहेंगे? वैसे में हम इसको कहेंगे कि ये क्या है? ये हाइड्रेट है। तो
अब हाइड्रेट आप पाएँगे कि बहुत तरह के हाइड्रेट होते हैं। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है जल के अणु, इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ कि जल के क्रिस्टल, चलिए लिख देते हैं, ज़्यादा आसान होगा समझना, क्रिस्टल। यदि किसी यौगिक में जल के क्रिस्टल अगर मिले हुए हों, अगर जल के क्रिस्टल से वो बने हों, तब फिर हम कहेंगे कि ये क्या है, ये हाइड्रेट है। अब कई तरह के अलग-अलग प्रकार के हाइड्रेट होते हैं जो कि पाए जाते हैं, तो बहुत सारे हैं। आप चलिए आप ही उदाहरण दीजिए पहले, आपके घरों में भी कुछ-कुछ है जिसको आप हाइड्रेट कह सकते हैं। तो आप बताइए कि कौन-सा हाइड्रेट है जो कि हम लोगों के घर में मिलता है? तो क्रिस्टल होते हैं। क्रिस्टल और अणु में क्या अंतर है? प्रवीण आपने पूछा है, क्रिस्टल और अणु में अंतर। देखिए, क्रिस्टल मतलब जब ठोस अगर मान लीजिए अणु उसमें पाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए नमक है, तो नमक जो हम लोग हर दिन यूज़ करते हैं अपना, तो नमक को आप क्रिस्टल कह सकते हैं, ठीक है? तो उस तरह के जो अणु होते हैं उनको क्रिस्टल कहा जाता है। हाँ, तो अविनाश आपका उत्तर सही है, मनीषा बिल्कुल सही। जल के अणु, जहाँ पर भी जल के क्रिस्टल होंगे उसको हाइड्रेट कहेंगे। तो सबसे सबसे आसान उदाहरण है वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर जो आप उपयोग करते हैं, तो वॉशिंग पाउडर आपको कैसा दिखता है कि आप देखेंगे कि नीले रंग का, सामान्यतः नीले या सफेद रंग का क्रिस्टल होता है, और जैसे ही पानी में मिलाएँगे वो तो फिर साबुन जैसा हो जाता है। तो ये जो तो उसमें जल के क्रिस्टल मिले हुए होते हैं। अगर अगर आपको पता हो तो जल के क्रिस्टल उसमें जो वॉशिंग पाउडर हमारा होता है, वॉशिंग पाउडर में जल के क्रिस्टल मिले हुए होते हैं। तो तो इसीलिए उसका जो फ़ॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, Na2CO3 डॉट 10H2O, ठीक है? इसी को हम लोग कहते हैं वॉशिंग सोडा। तो आपके वॉशिंग पाउडर में जल के क्रिस्टल यहाँ मिले होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये क्योंकि है तो अपने सामान्य तापमान पे ही, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो अपने जल के रूप में, मतलब अपने द्रव जैसे रूप में वहाँ पर रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार। तो वैसे ही मीथेन हाइड्रेट है। तो मीथेन हाइड्रेट का मतलब क्या हुआ? जहाँ पर मीथेन के साथ इस प्रकार के क्रिस्टल, यानी जल के क्रिस्टल मिश्रित हो। इसीलिए आपको ये दिख रहा है कि इसमें हाइड्रेट होते हुए भी, जल होते हुए भी ये ठोस है। तो ठोस होना संभव है। ज़रूरी नहीं कि जल अगर सामान्य तापमान पर हो, मतलब 20, 30, 40 डिग्री सेल्सियस पर हो, तो हमेशा अपने तरल रूप में रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये जो मीथेन हाइड्रेट है, मीथेन हाइड्रेट कहाँ-कहाँ पे पाए जाते हैं? आप यहाँ पे देखिए कि जो महाद्वीप के जो बाहरी इलाके हैं, जो बाहरी तलछट हैं, वहाँ पर ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ जिसको कहते हैं, वहाँ पर ये पाए जाते हैं, हर जगह पर। इसके अलावा अंटार्कटिका में कहाँ-कहाँ पे देखिए कि अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे, आर्कटिक के बर्फ के नीचे, महाद्वीपीय सीमा के साथ तलछटी गाद में, और अंतर्देशीय झीलों और समुद्रों के गहरे तलछट में। तो ये सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हमें मीथेन हाइड्रेट जहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। तो ये सारे स्थान हैं जहाँ पर से हमें मीथेन हाइड्रेट प्राप्त हो सकता है। अब जहाँ तक मीथेन हाइड्रेट की बात है, तो एक बात समझिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आज, और ये है कि मीथेन हाइड्रेट की जहाँ तक बात होती है, तो मीथेन हाइड्रेट आर्कटिक और एंटार्क्टिक इलाकों में पाए जा रहे हैं। देखा क्या गया है, और वैज्ञानिकों ने ये देखा है कि अब है तो मीथेन, मीथेन हाइड्रेट में है तो मीथेन, अब ये ऐसा मीथेन है जो कि बिल्कुल नीचे दबा हुआ है, बिल्कुल बर्फ के मोटी परत के नीचे
दबा हुआ ये मीथेन है। अब आज के दिन जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है? जलवायु परिवर्तन के कारण आपको ये तो पता होगा कि जो जमी हुई ध्रुवीय बर्फ वगैरह है, ये सब पिघलते चले जा रहे हैं, है ना? ये सारे पिघलते चले जा रहे हैं। अब ये जो बर्फ की मोटी-मोटी परत है जिसके भीतर ये मीथेन दबी हुई थी, अब ये बर्फ की परतें पिघलती चली जा रही हैं, जिसके कारण ये जो मीथेन है, अब आकर के वायुमंडल से मिलता चला जा रहा है। तो वैसे में क्या हो रहा है, वायुमंडल में मीथेन की मात्रा बढ़ रही है। और वायुमंडल में मीथेन की मात्रा बढ़ना अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस होने का मतलब ये है कि वैश्विक तापमानों में वृद्धि होने का ये कारण बनेगा। ग्लोबल वार्मिंग में अ, एक ये कारक बन जाएगा। तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाता है इस बात को भी समझना कि क्यों इस प्रकार की जो प्रक्रियाएँ हैं, जो कि प्राकृतिक रूप से तो बहुत नीचे दबी हुई थी, लेकिन अब ये सारी जो समस्याएँ हम पैदा कर रहे हैं विश्व में, उसके कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जलवायु परिवर्तन से वैश्विक तापमान बढ़ रहे हैं। तापमान के बढ़ने से ये जो दबी हुई मीथेन थी, वो वायुमंडल से मिलेगी और उसके कारण जलवायु परिवर्तन और ज़्यादा त्वरित हो जाएगा। तो यही सबसे बड़ी समस्या है आज के दिन की। तो इससे क्या हो रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण और तेज़ी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और ये मीथेन हाइड्रेट के साथ जो हमने अध्ययन किया है, उससे हमें ये सारी बातें समझ में आती हैं। तो तो इसीलिए इस बात को भी आपके लिए समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसके बाद है एचसीएनजी यानी हाइड्रोजन समृद्ध संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अब सीएनजी में क्या है? सीएनजी का मतलब है संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस की यदि हम बात करें, तो इसमें क्या है? इसमें मुख्यतः मीथेन है और इसका उपयोग आपको पता ही होगा कि सीएनजी का उपयोग दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में, अब तो भारत के अन्य इलाकों में भी सीएनजी का उपयोग किया जा रहा है और सीएनजी को एक ईंधन के रूप में हम देखते हैं। अब यहाँ पर एक नई अवधारणा की बात हो रही है जो कि है एचसीएनजी यानी ऐसा सीएनजी जिसमें हमने हाइड्रोजन मिला दिया हो। तो अब हाइड्रोजन को क्यों मिलाएंगे? हाइड्रोजन के आप लाभ को समझिए और आज के दिन आप देखेंगे कि हाइड्रोजन के ऊपर कितनी चर्चा होती है। तो आखिर हाइड्रोजन के ऊपर इतनी चर्चा क्यों? हाइड्रोजन के क्या लाभ हैं? आपको अगर पता है तो आप बताइए, नहीं तो मैं बताता हूँ। हाइड्रोजन के लाभ क्या हैं? क्यों आज हम लोग हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में, हरित हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, उद्योगों में हाइड्रोजन को उपयोग करने की बात हो रही है, विद्युत उत्पादन में हाइड्रोजन को उपयोग करने की बात हो रही है और यहाँ पर सीएनजी के साथ मिश्रित करने की बात हो रही है। तो आखिर ऐसा क्यों? हाइड्रोजन के क्या लाभ हैं? चलिए, हाई एफिशिएंसी सही बात है, नो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट सही बात है, वातावरण में हाइड्रोजन की असीम संभावना है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो सब बात तो आप लोगों ने बताई थी, यही सारी बातें मुझे भी बतानी थी। तो चलिए ठीक है, फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि क्या-क्या है। तो सबसे पहली बात, बेहतर दक्षता, ठीक है? बेहतर दक्षता है। इसके बाद हाइड्रोजन की दूसरा दूसरा लाभ क्या है? पर्यावरण के अनुकूल है। है ना? क्योंकि बिल्कुल साफ है, इसमें ना कोई कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ना कोई मीथेन निकलेगा, ना कुछ, हाइड्रोजन है क्योंकि। और उसके बाद सबसे एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि, है ना? पर्याप्त मात्रा में हमारे पास ये उपलब्ध है, तो इसीलिए बड़े आसानी से इसका उपयोग हम कर पाते हैं। तो इसीलिए इसकी दक्षता जो है ये बेहतर है, बाकी सारे जो भी ईंधनों का हम उपयोग कर रहे हैं उनसे बेहतर देखा गया है और उसके साथ-साथ हमारे पास ये पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में हमारे पास ये उपलब्ध है।
आप अगर देखेंगे कि तो जितने भी तत्व पाए जाते हैं पृथ्वी पर, उसमें ये 10वें स्थान पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है अपने तत्व के रूप में। और उसके अलावा तो जहाँ जल है वहाँ हाइड्रोजन है, जहाँ हाइड्रोकार्बन है वहाँ हाइड्रोजन है, जहाँ पेट्रोलियम है वहाँ हाइड्रोजन है, तो हर जगह पे हाइड्रोजन है। तो इसीलिए हाइड्रोजन बड़े आसानी से बहुत बड़ी मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है। इसकी दक्षता यानी कार्य क्षमता बहुत बेहतरीन है और साथ ही साथ पर्यावरण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण पर नहीं पड़ता। तो ये सारी बातें हैं जो इसको बहुत विशेष बनाती हैं और इसीलिए हमारी ये कोशिश है कि हर तरफ हाइड्रोजन का बोलबाला है। हर तरफ आप देखेंगे कि आज के दिन हाइड्रोजन की ही बात की जा रही है। ठीक है? तो इसीलिए ये सारी चीज़ें जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं हाइड्रोजन के दृष्टिकोण से। तो अब अगर हाइड्रोजन की बात करें तो इसीलिए अगर एचसीएनजी की बात करें तो लाभ क्या-क्या है? तो सबसे पहले तो कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन को कम कर देता है, तो कम उत्सर्जन होता है। ईंधन की बचत को सक्षम बनाता है हाइड्रोजन के कारण। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा की कम मात्रा छोड़ने के लिए ईंधनों को कैलिब्रेट किया जा सकता है, यानी ईंधनों में संशोधन इस प्रकार से किया जा सकता है कि इसमें से नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा भी घट जाए। उसके बाद फिर इंजनों में बहुत कम संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नए इंजन बनाने पड़ेंगे जो कि किसी भी गाड़ी बनाने वाली कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती। तो वैसा बिल्कुल नहीं है। और जो भारी वाहन होते हैं, भारी वाहनों में भी इनका भारी वाहनों में भी इनका उपयोग हमें देखने को मिलता है। तो जैसे बस, ट्रक वगैरह जो चलते हैं, उनमें भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो जो सामान्य सीएनजी है, उसका उपयोग हम लोग यहाँ पर नहीं कर पाते, परंतु इनका उपयोग हम भारी वाहनों में भी कर सकते हैं। अभी से 2 साल लगभग 2 साल पहले दिल्ली में सबसे पहले एक कार्यक्रम शुरू किया गया जिसके अंतर्गत लगभग 50 बसों को एचसीएनजी पर चलाया गया। एचसीएनजी पर चलाकर हम देखना चाहते थे कि आखिर हम कितने सफल हो पा रहे हैं, इसकी दक्षता कैसी है, लागत कितनी हमें हमें आ रही है। तो ये सारी बातें समझने की कोशिश की जा रही थी। तो एक कार्यक्रम चलाया गया है, अब आगे उससे जो हमें आंकड़े प्राप्त हुए हैं, हमें जो भी हमारी समझ बढ़ी है, उसके हिसाब से आगे और भी हम कार्य करते हुए नज़र आएँगे। समस्याएँ कहाँ पर हैं? हानि की जगह पे चलिए मैं इसको समस्या लिख देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि इष्टतम हाइड्रोजन और प्राकृतिक गैस का अनुपात क्या होना चाहिए, ये पता लगाना बहुत कठिन हो जाता है हमारे लिए। हालाँकि हमने जब उपयोग किया था, तो लगभग 20% मिश्रण हमने किया था। 20% हाइड्रोजन और 80% उसमें मीथेन यानी सीएनजी। तो हमने उसका उपयोग किया, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा 20 और 80 हो। उसके बाद फिर एचसीएनजी बनाने के लिए आपको नई अवसंरचना की आवश्यकता पड़ जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इसके कारण क्या होगा कि इसके कारण लागत बढ़ जाती है। इसके कारण लागत बढ़ जाती है। फिर इसे बड़े पैमाने पर पर व्यावसायीकरण के लिए कई कदम उठाने की आवश्यकता है। तो अभी हम लोग इसका व्यावसायीकरण नहीं कर पाए हैं, 1-2 कार्यक्रम छोटे-छोटे चले हैं। उसके अलावा बाकी और भी हमें देखना है कि आगे कैसे इसे और बढ़ावा दिया जा सके। और साथ में एक समस्या क्या है कि हाइड्रोजन की लागत ज़्यादा है। हाइड्रोजन का उपयोग हम क्यों ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन को प्राप्त करने की लागत बहुत अधिक है। तो इसके कारण एचसीएनजी महँगा हो जाएगा। सीएनजी सस्ता है लेकिन हाइड्रोजन महँगा है। तो इसीलिए हाइड्रोजन का अगर हम मिश्रण करेंगे सीएनजी के साथ, तो उससे ये एचसीएनजी महँगा हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कि बसों में एचसीएनजी का उपयोग हो रहा है, तो वैसे में बस चलाने की जो लागत है वो बढ़ गई। अब ऐसा भी आप नहीं कर सकते कि आप जो यात्री हैं, जो दिन-प्रतिदिन बसों में अ, यात्रा करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप उनके लिए आप अचानक से बढ़ा देंगे दाम, क्योंकि वो बसों में यात्रा ही इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि सस्ते में यात्रा हो पाए। अगर उनको इसकी आवश्यकता नहीं होती तो वो सब लोग हम लोग अपने-अपने मर्सिडीज़ में घूम रहे होते। लेकिन पैसे की बचत करने के लिए हम लोग बस में जा रहे हैं और इस बस की अगर जो
बस के दाम अगर बढ़ गए, भाड़ा अगर बढ़ गया तो फिर समस्या है। तो इसीलिए ये सारी समस्याएँ हैं जो आज हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो ये बात हो गई गैर नवीकरणीय स्रोत की। यहीं पर आज की कक्षा को यहीं पर रोकते हैं। कल जब हम लोग वापस आएँगे तो गै जो नवीकरणीय स्रोत है वहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे। पहले सौर ऊर्जा की बात करेंगे और उसके बाद फिर आगे वहाँ से बढ़ते चलेंगे। तो अभी अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो एक बार मुझसे पूछ लीजिए और उसके बाद फिर आज की कक्षा को यहीं पर हम लोग रोकेंगे। परमाफ्रॉस्ट क्या है? परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है जहाँ पर अ, जो हर समय जो जमा रहे, तो परमानेंटली फ्रॉस्ट, तो परमाफ्रॉस्ट। तो जैसे मान लीजिए कि उत्तर ध्रुव या अंटार्कटिका का जो क्षेत्र है, वो क्या है? वो ऐसा क्षेत्र है जो कि साल भर जमा रहता है। तो वो जो साल भर जमा रहने वाला जो क्षेत्र है, उसको हम लोग परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। तलछट मतलब होता है सेडिमेंट। सेडिमेंट जो साथ-साथ जुड़े रहते हैं, जो मान लीजिए कि मिट्टी के कण होंगे या बाकी सारे मिश्रण होंगे, उनको तलछट कहते हैं। C12H22O11 हाइड्रेट क्रिस्टल है या नहीं? नहीं, उसको हाइड्रेट क्रिस्टल नहीं कह सकते। जब तक आपको जल के क्रिस्टल मतलब H2O के क्रिस्टल जब मिलेंगे ना, जहाँ पर उसको कहेंगे। जैसे जिप्सम है, तो जिप्सम को कह सकते हैं कि अ, वो क्या है? हाइड्रेट है। कोल बेड मीथेन देवेंद्र आपने पूछा है। तो कोल बेड मीथेन में बस इतना ही जानिए कि कोयले की खदानों के पास से जो प्राप्त मीथेन होता है, उसको हम लोग कोल बेड मीथेन कह सकते हैं। प्रभाजी आसवन समझा दीजिए, युवराज आपने पूछा। तो प्रभाजी आसवन मतलब हो गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो जहां पर भी जो मिश्रित द्रव है, जैसे मान लीजिए कि दो अगर द्रव या दो तरल पदार्थ हैं जो आपस में पूर्ण रूप से मिश्रित हैं, लेकिन उनके उबलने के तापमान यानी उनके क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट में जो अंतर है वो काफी कम है, तो वैसे में प्रभाजी आसवन का उपयोग किया जाता है। दिनेश आपने कहा है वे मिश्रण जिनमें मिश्रित पदार्थों के क्वथनांक में अंतर 25 डिग्री या उससे अधिक हो तो आसवन विधि का उपयोग करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। क्या ऐसा नहीं कर सकते क्या कि एक बार क्लास से नोट्स बना लें और फिर 1 साल रिवीजन करें और क्वेश्चन लिख लें? प्रियंका देखिए, ऐसा करना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि भूलने में भी समय ज़्यादा नहीं लगता। अब जैसे जो भी मैं आज पढ़ा रहा हूँ, अगर मान लीजिए साथ-साथ रिवाइज़ नहीं करते या अगले 1 महीने डेढ़ 2 महीने के अंदर आप अगर इसको रिवाइज़ नहीं करेंगी, तो ये बिल्कुल आप भूल जाएँगे। जो भी यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी कहानी मैं बता रहा हूँ, ये कुछ याद नहीं रहेगा। तो 1 साल बाद ये बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट आपके लिए बन जाएगा। तो इसीलिए एक 1 साल का अंतर कभी नहीं देना है। हमेशा जो रिवीजन कर रहे हैं, साथ-साथ लेकर के चलना, 2 बार, 3 बार दोहराते चलना साथ-साथ बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर याद नहीं रहता। एक ना बड़ा अच्छा उदाहरण हमारे बहुत पुराने शिक्षक दिया करते थे। बोलते थे कि जब अभ्यास करो तो अभ्यास कैसे करना चाहिए, उसका एक उदाहरण वो देते थे कि मान लो कि आपको बनाना है एक पुल। तो पुल बनाने के लिए आपके पास है रेत, आपके पास बालू है। तो बालू को क्या होगा कि आपको निरंतर बालू डालना होगा ताकि आप वहाँ पर उस पुल को बना सकें। मान लीजिए कि आप 1 मुट्ठी बालू आज ला कर के डालें, फिर 1 महीने बाद वापस आए, फिर 1 मुट्ठी बालू डालें, तो क्या होगा? नदी तो बालू को रेत को बहा के ले जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि उसी समय आप बालू डालते चले जा रहे हैं, उसी समय रेत डालते चले जा रहे हैं, तो आप उसके ऊपर से पुल बना पाएँगे। तो अभ्यास को लेकर के ये उदाहरण वो दिया करते थे। तो इसीलिए आपको भी समझना है कि क्यों आपको ये जो अभ्यास है, आपको निरंतर अभ्यास करना क्यों ज़रूरी होता है।
इन सभी के कुछ-कुछ पॉइंट याद नहीं रहते, कोई बात नहीं, वो तो होना ही है। इसीलिए जो मैं निरंतर अभ्यास की बात कर रहा हूँ, वो इसीलिए मैं कह ही रहा हूँ। क्योंकि ये निरंतरता ही बनाने से ये सारी बातें जो है, आज अगर आप 10 चीज़ें भूलते होंगे, तो 5 भूलने लगेंगे, 4 भूलने लगेंगे और यही करना है, कि धीरे-धीरे आप सब कुछ को एक साथ पकड़ कर चलना सीखें। इंजन कैलिब्रेट करने से क्या आशय है, योगेश आपने पूछा। तो इंजन कैलिब्रेट करने का मतलब होता है कि इंजन में थोड़ा-सा संशोधन करना, कि थोड़ा-सा जो हमारी जो आवश्यकताएँ हैं, उसके हिसाब से थोड़ा-सा बदलाव करना है इंजन में, उसको हम लोग कैलिब्रेट करना कहते हैं। दिव्येश आपने कहा है कि क्रिस्टल का मतलब सॉलिड फॉर्म के छोटे-छोटे कण जो पानी में घुलते हैं। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑक्टेन संख्या क्या है? अनुराग आपने पूछा है। देखिए ऑक्टेन संख्या या ऑक्टेन नंबर जिसको कहते हैं, वो पेट्रोल में मुख्यतः उपयोग किया जाता है। तो पेट्रोल की शुद्धता को बताने के लिए कि पेट्रोल की कार्य क्षमता या उसकी दक्षता को दर्शाने के लिए ऑक्टेन नंबर का उपयोग करते हैं, कि ऑक्टेन नंबर जितना अधिक होगा, उतना बेहतर उसको बोला जाता है। जैसे आपने विज्ञापन देखा होगा या आप अगर पेट्रोल पंप वगैरह में जाएँगे, तो आपको वहाँ पे दिखेगा प्रीमियम पेट्रोल, है ना? प्रीमियम पेट्रोल है या हाई ऑक्टेन पेट्रोल वगैरह का विज्ञापन वगैरह देखने को मिलता है कई बार। तो इसमें क्या होता है, इसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है। ऑक्टेन नंबर क्या है? ऑक्टेन नंबर के माध्यम से हम ये देखते हैं कि इसमें एक प्रकार का जो हाइड्रोकार्बन होता है जिसको हम लोग एन हेप्टेन कहते हैं, कि एन हेप्टेन कितना है? एन हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन के मिश्रण में। तो ये थोड़ा-सा तकनीकी हो गया, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा रहा। लेकिन इससे हमें बस इतना समझ लीजिए कि ये पता लग जाता है कि उसकी कार्यक्षमता कितनी होगी, तो वो थोड़ा बेहतर होता है। तो लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसी का उपयोग किया जाए। जब आपके इंजन खराब होने लग जाएँ, इंजन पुराने होने लग जाएँ, तब फिर ये प्रीमियम पेट्रोल वगैरह काम आते हैं। तब ये हाई ऑक्टेन पेट्रोल वगैरह काम आते हैं, नहीं तो फिर जो सामान्य पेट्रोल है, उससे आपका काम हो जाएगा। खाने वाले सोडा को क्या बोलते हैं? उसको कुकिंग सोडा होता है, उसको कुकिंग सोडा कह सकते हैं। CH4 में 4 हाइड्रोजन है, तो फिर हाइड्रोजन की नीड क्यों है? अच्छा क्वेश्चन है आपका कोमल। तो देखिए बात ये है कि हाइड्रोजन अपने तात्विक रूप में थोड़ा अलग हो जाता है और CH4 जो मीथेन की बात कर रहे हैं, तो देखिए कभी भी किसी तत्व को आप अलग से मत सोचिए। जब वो यौगिक बन जाता है, जब कंपाउंड बन जाता है, तो उसके सारे गुण बदल जाते हैं, उसकी सारी विशेषताएँ बदल जाती हैं। तो जैसे हाइड्रोजन म चलिए एक उदाहरण मैं देता हूँ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा कि ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन का उपयोग कैसे करते हैं? ऑक्सीजन को हमने पढ़ा कि ऑक्सीडाइज़र के रूप में यानी ईंधन के दहन में सहायता ऑक्सीजन करता है। तो हाइड्रोजन ईंधन है, ऑक्सीजन सहायता कर रहा है, दोनों मिलकर के जल बन गया, जो कि उस आग को बुझा देगा। तो यौगिक बनने के बाद इनके पूरे गुण बदल जाते हैं, इनकी पूरी विशेषताएँ बदल जाती हैं। तो इसीलिए 4 हाइड्रोजन है भी, तो उसको अलग से हाइड्रोजन मत सोचिए। मीथेन हाइड्रोजन में हाइड्रेट में कन्फ्यूजन है, चंदन आप कह रहे हैं। तो देखिए मीथेन हाइड्रेट क्या है? कुछ नहीं है, मीथेन जिसके साथ जल मिला हुआ है, जल के क्रिस्टल जिसमें मिले हुए हैं साथ में, उसको हम लोग मीथेन हाइड्रेट कहेंगे। तो यहाँ से हमें मीथेन प्राप्त होता है और उस मीथेन को हम लोग ईंधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। देवेंद्र आपने पूछा ये नहीं समझ में आया कि कोयला दलदल में बनता है और पेट्रोल पानी में। कुछ नहीं, दलदली इलाके जो है वहां की जो वनस्पति थी आज से करोड़ों वर्ष पहले, वहां पर से कोयले का निर्माण शुरू हुआ। और साथ ही साथ जब हम पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं, तो पेट्रोलियम का निर्माण शुरू हुआ होगा सागरों और महासागरों के भीतर। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि कोयला थल पर बना और पेट्रोलियम जल के भीतर बना। वेदरिंग एंड इरोजन, तो वेदरिंग इरोजन तो यहाँ हमें नहीं पढ़ना है, ये आप तो भूगोल में पढ़िएगा।
शेल गैस राजवीर पूछ रहे हैं, शेल गैस में कुछ नहीं, शेल गैस बस इतना जानिए कि उसमें 70 से 90% केवल मीथेन होता है और शेल चट्टानों से इसे हम प्राप्त करते हैं। फ्लाई ऐश से सतह अवरोधित कर किस प्रकार निपटान किया जा सकता है? देखिए, पहले तो फ़िल्टर लगाते हैं हम लोग वहीं पर ताकि फ्लाई ऐश उड़े ना ज़्यादा। उसके अलावा कोयले को भी थोड़े से कोयले के साथ भी थोड़ा-सा कार्य किया जाता है उसको भट्टियों में भेजने के पहले, तो ताकि फ्लाई ऐश की मात्रा जितनी कम कर सकें, कर दें। प्रवीण आपने पूछा जब हाइड्रोजन हमारे पास प्रचुर मात्रा में है तो यह महंगा क्यों है? क्योंकि इस हाइड्रोजन को दहनशील बनाना बहुत कठिन हो जाता है। इसके इससे हमें इसको ईंधन में परिवर्तित करना बहुत मुश्किल हो जाता है और चाहे वो जल से आपको प्राप्त करना हो या हाइड्रोकार्बन से प्राप्त करना हो, उसे वहाँ से प्राप्त करना बहुत कठिन है। तो उसे बाँधना, उसको एक ईंधन के रूप में उपयोग करना, वहाँ पे जाके समस्या आती है। कोयला में सीसा कैसे मिलता है? सुनैना आपने पूछा, क्योंकि वो अशुद्धियाँ होती हैं, जो कहीं पर साथ में मिल गई होंगी और क्योंकि उच्च दाब और उच्च तापमान पे बहुत सारा कार्य हुआ है, तो कई बार हम लोग देखते हैं कि उन सारे तत्वों में एक बदलाव आ जाता है। एचसीएनजी और सीएनजी दोनों एक ही गैस हैं या अंतर है? अंतर इतना ही कि एक में हाइड्रोजन अलग से और मिलाते हैं। संश्लेषण गैस का यूज़ कैसे करते हैं? संश्लेषण गैस का यूज़ हम लोग करते हैं या तो विद्युत उत्पादन में या तो रसायन उत्पादन में, उर्वरक के उत्पादन में, हर जगह पे उपयोग इसका किया जाता है। कैटाजेनेसिस अनुराग कुछ नहीं है, बस इतना है कि जो लंबी श्रृंखला थी हाइड्रोकार्बन की, उसको छोटी-छोटी श्रृंखलाओं में हमने विभाजित कर दिया। सामान्य घरों में बनने वाली राख और कोयले से बनने वाली राख एक ही होती है। हाँ, राख तो एक ही है, मतलब अगर अगर घरों में भी अगर कोयले का उपयोग कोई करता है तो वहां से भी जो राख निकलेगी, वहां से भी फ्लाई ऐश प्राप्त होता ही है। लेकिन फ्लाई ऐश हम लोग इसलिए भट्टियों में ज्यादा देखते हैं, मतलब विद्युत उत्पादन में ज्यादा इसलिए देखते हैं क्योंकि वहां पर एक प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग पल्वराइजेशन कहते हैं। तो इस पल्वराइजेशन की एक प्रक्रिया होती है, पल्वराइजेशन। ये पल्वराइजेशन की जो प्रक्रिया होती है, इससे क्या होता है कि कोयले के जो बड़े-बड़े ढेले होते हैं, उनको बिल्कुल अ, बिल्कुल महीन पाउडर में, समझ लीजिए बिल्कुल महीन पाउडर में उसको तोड़ दिया जाता है। तो इसलिए वो महीन पाउडर के कारण वो फ्लाई ऐश वहाँ से ज़्यादा मिलते हैं हमें। अभी जो नोट्स बनाने हैं वो नेक्स्ट ईयर चल जाएगा या नेक्स्ट ईयर फिर से बनाने पड़ेंगे? नहीं, फिर से नहीं बनाना पड़ेगा। जो भी स्थैतिक भाग हैं वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएँगे। मुख्य प्रकार से कोयला उत्पादन राज्य कौन-सा है? सबसे ज़्यादा झारखंड है, झारखंड के बाद उड़ीसा है और उसके बाद छत्तीसगढ़ है। ये 3 सबसे प्रमुख राज्य हैं। ये तो और ये कई लोग आप लोग लिख रहे हैं कि प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा है, परंतु आपके प्रश्नों का मैंने जवाब दे दिया है। यही कि बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं, तो एक-एक करके सबके प्रश्न तक मैं पहुँचता हूँ। तो जवाब तो लगभग मुझे नहीं लगता कि किसी का प्रश्न छूटा है।
हाइड्रोजन गैस है तो फिर दूध खराब होने से रोकने वाली दवा भी हाइड्रोजन ही होती है। वो जल जैसी दिखती है, ऐसा क्यों? ये आपका प्रश्न मैं समझा नहीं। एनवायरनमेंट की क्लास तो देखिए मैं नहीं, शायद मैं तो नहीं ले रहा हूँ और वो मेरे उस समय मेरे लिए शायद संभव भी ना हो। अरुण आपने पूछा है प्रभाजी आसवन में पहले 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कैसे करते हैं? कुछ नहीं, एक फर्नेस, एक भट्टी होती है जहाँ पर इसे सबसे पहले कच्चे तेल को ले जा करके गर्म किया जाता है। ठीक है? चलिए, तो आज के इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। कल दोबारा मिलेंगे। हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बारे में चर्चा शुरू करेंगे कल और वहीं से फिर इस अध्याय को आगे बढ़ाएँगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और कोई भी प्रश्न हो तो कल फिर दोबारा भी आप पूछ सकते हैं और अगर चाहें तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं rashesh.kumar@byju's.com पे। ठीक है? धन्यवाद।